मैं और शुई बिंगर दिन रात ड्यूअल कल्टिवेशन करते थे, क्योंकि मैंने डार्क सीक्रेट ड्रैगन और ब्लड फायर फीनिक्स मार्शल सोल अवेकन किया था। मेरे बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड फायर को कंट्रोल करने के लिए शुई बिंगर की पावर जरूरी थी। जब मैंने मार्शल सोल अवेकन किया तो पूरा एरिया शॉक में आ गया। मैंने फ्लेंडर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और सीधे स्पिरिट हॉल ज्वाइन कर लिया। अब सिर्फ 18 साल की एज में मैं सोल किंग रेल्म तक पहुंच चुका था और श्रेक की सो कॉल्ड गोल्डन जनरेशन को आसानी से डिफीट कर सकता था। शुई बिंगर को अपने पास लाने के बाद मेरी ब्लड फायर प्यूरिफाई होने लगी और मार्शल सोल भी इवॉल्व होने लगा। अल्टीमेट फायर फीनिक्स एक दिन श्रेक को क्रश करेगा, सी गॉड आइलैंड को सप्रेस करेगा और मैं डोलो कॉन्टिनेंट पर इनविंसिबल पाथ पर आगे बढ़ूंगा। स्टारडो फॉरेस्ट के इनर एरिया में मैंने बड़ी मुश्किल से फायर किंगलुआन स्पिरिट रिंग अब्सॉर्ब की। उसी समय ईवल फायर से घिरी फीनिक्स शैडो आसमान में उठ गई। मेरे टीचर किंगलुआन डोलो एक्साइटेड होकर बोले, शाओयान, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। फोर्थ रिंग का 10,000 ईयर होना ही शॉकिंग था, लेकिन फिफ्थ स्पिरिट रिंग सीधे 40,000 ईयर लेवल पर पहुंच गई। मैंने काम वॉइस में कहा, टीचर, ये ईवल फायर मेरे लिए टॉर्चर भी है और ट्रेनिंग भी। पिछले 12 सालों से मैं इसे रेजिस्ट कर रहा हूं, इसलिए मेरी मेंटल पावर लगातार ग्रो हुई है। इसी वजह से मैं हायर लेवल स्पिरिट रिंग अब्सॉर्ब कर पाया। किंगलुआन डुलुओ जोर से हंस पड़े। मुझे पता था कि मेरा डिसाइपल कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैं बाहर से काम था, लेकिन अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स चल रही थी, क्योंकि अभी स्पिरिट रिंग अब्सॉर्ब करते समय मेरी 18 साल पुरानी मेमोरीज अनलॉक हो गई थी। तभी मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली एक ट्रांसमाइग्रेटर हूं। मैं डोलो कॉन्टिनेंट में रीइंकारनेट हुआ था। मेरा जन्म जियाकिन विलेज में हुआ, जो सोडो सिटी के पास माहोंगजुन वाले विलेज के करीब था। हालांकि मैं उससे 6 साल बड़ा था। जब मैं 6 साल का था तब ईवल फायर फीनिक्स और डार्क सीक्रेट ड्रैगन ट्विन मार्शल सोल्स एक साथ अवेकन हुए। मेरे पास प्योर फीनिक्स ब्लड लाइन थी, लेकिन ईवल फायर उसका बर्डन बन गई थी। ये बिल्कुल टैंग सैन के ब्लू सिल्वर ग्रास और क्लियर स्काई हैमर ट्विन मार्शल सोल्स जैसा था। मेरी इनेट सोल पावर भी फुल लेवल थी। खुश था और मुझे डिसाइपल बनाना चाहता था, लेकिन उस समय भी मैं फूल नहीं था। मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स, फुल इनेट सोल पावर और ईवल फायर जैसी स्पेशल कंडीशन थी। ऐसे में डूलो कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्पिरिट हॉल को छोड़कर मैं फ्लेंडर का डिसाइपल क्यों बनता। रिसोर्सेज और पावर के मामले में दोनों की कोई कंपैरिजन ही नहीं थी। मेमोरीज अवेकन होने के बाद मुझे अपने इस डिसीजन पर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ। अगर मैं सच में फ्लेंडर का डिसाइपल बन गया होता तो शायद आज इतनी हाइट तक कभी नहीं पहुंच पाता। अगर मैं श्रेक एकेडमी में शामिल हो जाता तो मुझे भी माहोंगजुन जैसी लाइफ मिलती। सुबह ट्रेनिंग, दोपहर में सोटो सिटी भेज दिया जाता ताकि किसी लड़की से एनकाउंटर हो सके। बाद में मेरी टैलेंट ने पूरे स्पिरिट हॉल को हिला दिया। एक एक टाइटल डोलुओ मुझे डिसाइपल बनाना चाहता था। आखिरकार लेवल 97 सुपर डोलुओ किंगलुआन ने मुझे अपना शिष्य चुना। टीचर के गाइडेंस में मैंने पहले डिफेक्ट वाले ईवल फायर फीनिक्स मार्शल सोल की कल्टिवेशन शुरू की। ईवल फायर लगातार मेरे मन और शरीर को टेम्पर करती रही। मेरा प्लान साफ था, पहले टाइटल डोलुओ बनना, फिर डार्क सीक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल को कल्टिवेट करना और उसके लिए स्पिरिट रिंग्स जोड़ना। उस समय मेरी स्टार्टिंग पॉइंट ही ज्यादातर सोल मास्टर्स की फाइनल डेस्टिनेशन बन जाती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिबीडोंग थी। टीचर की केयरफुल गाइडेंस में मैं ईवल फायर के इरोजन का सामना करता रहा और उसे बॉडी टेम्परिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा। हालांकि इससे कल्टिवेशन स्पीड थोड़ी प्रभावित होती थी, फिर भी मेरी ग्रोथ रेट पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट की यंग जनरेशन को पीछे छोड़ रही थी। अब केवल 18 साल की उम्र में मैं लेवल 52 सोल किंग बन चुका था। किंगलुआन डोलुओ की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो मुझसे मेरे 40,000 साल पुराने फिफ्थ सोल स्किल का नाम पूछने ही वाले थे कि अचानक मेरा शरीर कांप उठा। मेरा चेहरा लाल हो गया और पूरा शरीर बेकाबू होकर थरथराने लगा। एक भयानक और जलती हुई डार्क रेड ईवल फायर मेरे शरीर से फूट पड़ी और पूरे शरीर को आग की तरह घेर लिया। किंगलुआन डोलुओ का चेहरा बदल गया। फायर बैकलैश, यह इतनी जल्दी और इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? उन्होंने तुरंत समझ लिया कि भले ही मैं अभी अभी लेवल 52 सोल किंग बना हूं, लेकिन इस अचानक आई भयानक बैकलैश का सामना करने की मेरी क्षमता नहीं है। अगर हालात और बिगड़ते तो मैं किसी भी समय फट कर मर सकता था। अपने मन को स्थिर रखो। टीचर ने बिना देर किए दोनों हाथ मेरी पीठ पर रख दिए। लेवल 97 सुपर डुलुओ की विशाल सोल पावर बिना किसी रोक टोक के मेरे शरीर में प्रवाहित होने लगी और बेकाबू ईवल फायर को दबाने लगी। करीब 15 मिनट बाद वो भयानक डार्क रेड आग आखिरकार फिर से मेरे शरीर के अंदर कैद कर दी गई। मैं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, जैसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। चिंगलुआन डुलुओ ने अपने हाथ वापस खींचे और गंभीर स्वर में कहा, शाओयान, 1 साल पहले मैंने तुमसे जिस बात का जिक्र किया था, तब तुम किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
क्या आप टियान शुई एकेडमी की उस लड़की शुई बिंगर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। चिंगलुआन डोलुओ का चेहरा गंभीर हो गया। 1 साल पहले ही मैंने जांच कर ली थी कि शुई बिंगर के पास टॉप ग्रेड आइस फीनिक्स मार्शल सोल है। उसकी आइस एट्रीब्यूट तुम्हारी ब्लड फायर को काफी हद तक दबा सकती है। पहले तुम किसी तरह ब्लड फायर को कंट्रोल कर लेते थे और उसे अपने माइंड तथा बॉडी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सोल किंग बनने के बाद ब्लड फायर की शक्ति तुम्हारी सहन शक्ति की सीमा से बाहर जा चुकी है। अगर इसे और देर तक टाला गया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। मैंने गहरी सांस ली। शरीर के अंदर दबाई गई ब्लड फायर अब भी बेचैन थी। आखिरकार मैंने सिर झुका दिया। मैं समझ गया टीचर, मैं आपकी बात मानता हूं। चिंगलुआन डोलुओ की आंखों में संतोष की चमक उभरी। उन्होंने अपनी स्लीव लहराई। सोल पावर ने मुझे घेर लिया और हम दोनों एक हरे प्रकाश में बदलकर सीधे टियानशुई सिटी की ओर उड़ गए। टियानशुई एकेडमी के मुख्य द्वार पर यह एक प्रसिद्ध एडवांस सोल मास्टर एकेडमी थी, जहां केवल महिला स्टूडेंट्स और वाटर एट्रीब्यूट सोल मास्टर्स को प्रवेश मिलता था। पुरुषों का प्रवेश लगभग पूरी तरह प्रोहिबिटेड था। लेकिन चिंगलुआन डोलुओ मुझे लेकर सीधे एकेडमी स्क्वायर के बीचों बीच उतर गए। लेवल 97 सुपर डोलुओ की भयानक ऑरा बिना किसी रोक टोक के पूरे एकेडमी में फैल गई। टियानशुई एकेडमी का प्रिंसिपल बाहर आए और मुझसे मिले। उनकी आवाज सोल पावर से गूंज उठी और आसमान में गरजते हुए थंडर की तरह फैल गई। कुछ ही क्षणों में कई लोग भारी दबाव सहते हुए एकेडमी के अंदर से उड़कर बाहर आए। सबसे आगे टियानशुई एकेडमी की प्रिंसिपल थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने डर को दबाते हुए सम्मानपूर्वक झुककर कहा, सीनियर, कृपया अपना परिचय दे। टियानशुई एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। कृपया क्षमा करें महामहिम। चिंगलुआन डोलुओ हाथ पीछे बांधे खड़े थे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, मैं स्पिरिट हॉल का थर्ड वर्शिप चिंगलुआन हूं। यह सुनते ही टियानशुई एकेडमी के सभी उच्च अधिकारी सन्न रह गए। सभी ने ठंडी सांस ली। उनके पैर तक कांपने लगे। स्पिरिट हॉल का थर्ड वर्शिप, ये वो नाम था जो पूरे महाद्वीप के शिखर पर खड़े सुपर डोलुओ का प्रतीक था। भले ही चिंगलुआन डोलुओ और अन्य वर्शिप्स कई दशकों से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन उनका नाम सुनते ही लोगों के दिल भय से भर जाते थे। एकेडमी प्रिंसिपल कांपती आवाज में बोली, तो आप थर्ड वर्शिप लॉर्ड है, कृपया बताइए कि आज आपके आगमन का उद्देश्य क्या है। चिंगलुआन डोलुओ ने मेरी ओर इशारा किया और दृढ़ स्वर में कहा, यह मेरा पर्सनल डिसाइपल हुआंग यान है। आज मैं केवल एक काम के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारी एकेडमी की शुई बिंगर से विवाह करे। यह सुनकर प्रिंसिपल का चेहरा बदल गया। थर्ड वर्शिप लॉर्ड, बिंगर अभी बहुत युवा है। वह अभी एकेडमी में अध्ययन कर रही है। विवाह की बात करना क्या थोड़ा जल्दी नहीं है? और हमारी टियानशुई एकेडमी के कुछ नियम भी हैं। नियम? चिंगलुआन डोलुओ ने ठंडी हंसी छोड़ी। उनकी ऑरा फिर से बढ़ गई और टियानशुई एकेडमी के सभी अधिकारी लगभग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। मैं यहां तुमसे चर्चा करने नहीं आया हूं। हुआंग यान के मार्शल सोल में एक गंभीर डिफेक्ट है। उसे संतुलित करने के लिए एक टॉप ग्रेड आइस एट्रीब्यूट मार्शल सोल की आवश्यकता है। शुई बिंगर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। ये लड़की मुझे हर हाल में चाहिए। प्रिंसिपल के चेहरे पर निराशा और संघर्ष साफ दिखाई देने लगा। लॉर्ड, बिंगर हमारी एकेडमी की भविष्य की आशा है। इस तरह उसे ले जाना। चिंगलुआन डोलुओ ने उनकी ओर देखा। फिर उन्होंने थोड़ा दबाव कम किया और अपेक्षाकृत शांत स्वर में कहा, मैं कोई अनरीजनेबल व्यक्ति नहीं हूं। पहले मेरे डिसाइपल को देखो। उन्होंने गर्व से मेरी ओर इशारा किया। शाओयान मेरा सबसे उत्कृष्ट डिसाइपल है। वो अभी अभी 18 वर्ष का हुआ है और उसकी सोल पावर पहले ही लेवल 52 सोल किंग तक पहुंच चुकी है। यह सुनते ही पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। क्या कहा? 18 साल का सोल किंग? यह कैसे संभव है? पूरे महाद्वीप के इतिहास में ऐसी कल्टिवेशन स्पीड कभी नहीं देखी गई। सबकी अविश्वास भरी निगाहों के बीच मैं शांत भाव से एक कदम आगे बढ़ा। एक ऊंची फीनिक्स क्राई पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। आकाश छूती डार्क रेड फ्लेम्स मेरे शरीर से निकलने लगी और ईवल फायर फीनिक्स मार्शल सोल तुरंत सक्रिय हो गया। इसके बाद 5 स्पिरिट रिंग्स धीरे धीरे मेरे पैरों के नीचे प्रकट हुए। येलो 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 पर्पल ब्लैक। 5 स्पिरिट रिंग्स हवा में धीरे धीरे घूमने लगे। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। वो सचमुच सोल किंग है। 18 साल का सोल किंग। ये तो राक्षसी प्रतिभा है। उसकी 4th स्पिरिट रिंग पहले ही 10,000 ईयर्स स्तर की है और 5th स्पिरिट रिंग तो ब्लैक रिंग है। टियानशुई प्रिंसिपल की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उनकी आवाज कांप रही थी। ये युवक सोल मास्टर वर्ल्ड के सभी नियमों को तोड़ रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और पूछा, थर्ड वर्शिप लॉर्ड, आपके डिसाइपल की प्रतिभा तो पूरे महाद्वीप में अद्वितीय है। वो जिसे चाहे पा सकता है, फिर शुई बिंगर ही क्यों? चिंगलुआन डोलुओ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरे डिसाइपल की प्रतिभा भले ही असाधारण हो,
लेकिन उसके मार्शल सोल में एक्सट्रीम ईवल फायर का दोष है। पिछले 12 वर्षों से वो अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर उसे दबाता आया है। वो इस पीड़ा को सहते हुए अपने मन और शरीर को मजबूत करता रहा। उन्होंने मेरी ओर देखा और आगे कहा, लेकिन अब सोल किंग बनने के बाद ईवल फायर पूरी तरह भड़क चुकी है। अब वो इसे दबा नहीं सकता। ये बच्चा बहुत दयालु है। वो स्वयं दर्द सहना पसंद करेगा, लेकिन किसी निर्दोष लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं उसका शिक्षक हूं। मैं उसे इस तरह कष्ट सहते नहीं देख सकता, इसलिए मुझे स्वयं उसे यहां लाना पड़ा। इतना कहकर चिंगलॉन डोलो की आंखें बिजली की तरह चमक उठी। उन्होंने पूरे सभागार की ओर देखा और गर्व से कहा, मैं स्पिरिट हॉल का थर्ड वर्शिप लेवल 97 सुपर डूलो हूं, और मेरा डिसाइपल केवल असाधारण प्रतिभा वाला ही नहीं, बल्कि वो एक दुर्लभ ट्विन मार्शल सोल मास्टर भी है। ट्विन मार्शल सोल, ये सुनते ही टेंशुई एकेडमी के सभी लोग मानो बिजली गिरने से स्तब्ध रह गए। 18 साल का सोल किंग, 10,000 ईयर फोर्थ रिंग, और अब ट्विन मार्शल सोल, ये सब किसी दंत कथा से कम नहीं था। मैं एक और खड़ा शांतिपूर्वक अपना मार्शल सोल वापस समेट चुका था। मेरे चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। टीचर ने सार्वजनिक रूप से मेरे ट्विन मार्शल सोल का रहस्य उजागर कर दिया था, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। आखिर अब मेरे पीछे स्पिरिट हॉल जैसी विशाल शक्ति खड़ी थी। और मेरे साथ लेवल 97 सुपर डॉलो चिंगलुआन डोलो जैसे गुरु थे। अब भले ही मेरे ट्विन मार्शल सोल का रहस्य सबके सामने आ गया हो, तो क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में कौन मुझे छूने की हिम्मत करेगा? चिंगलुआन डोलो ने स्तब्ध भीड़ को देखा और भी सख्त स्वर में कहा, मेरे इस शिष्य की प्रतिभा और क्षमता पूरे महाद्वीप में सर्वोच्च स्तर की है। शुई बिंगर का उससे विवाह होना किसी भी तरह उसका अपमान नहीं है। मैं मानता हूं कि आज का मेरा तरीका कुछ कठोर है, लेकिन अपने इस एकमात्र डायरेक्ट डिसाइपल के लिए मुझे यही करना होगा। फिर उन्हीं की निगाह सीधे टियानशुई एकेडमी की प्रिंसिपल पर पड़ी। जाकर शुई बिंगर को यहां बुलाओ, उसकी अपनी राय भी सुन लेते हैं। अगर वो तैयार हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। स्पिरिट हॉल भी टियानशुई एकेडमी को भरपूर सहायता देगा। लेकिन अगर वो तैयार न हुई। चिंगलुआन डोलो की आवाज वहीं रुक गई। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी सिकुड़ी हुई आंखों से निकलती भयावह किलिंग इंटेंट और ऑरा ने पूरे माहौल को जमा दिया। टियानशुई एकेडमी के सभी अधिकारी कांप उठे। वे भली भांति समझ गए कि इसका क्या अर्थ है। यदि इनकार हुआ तो शायद आज टियानशुई एकेडमी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और शुई बिंगर को फिर भी जबरदस्ती ले जाया जाएगा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। प्रिंसिपल ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, मानो एक पल में 10 वर्ष बूढ़ी हो गई हो। महामहिम, कृपया शांत हो, मैं अभी बिंगर को बुलवाती हूं। उन्होंने पास खड़ी एक अध्यापिका की ओर देखा। जाओ, बिंगर को यहां लेकर आओ। कुछ देर बाद एक अत्यंत सुंदर युवती वहां पहुंची। उसके लंबे आसमानी नीले बाल थे और उसका स्वभाव शांत तथा ठंडे झरने जैसा निर्मल था। वह थी शुई बिंगर। प्रिंसिपल, आपने मुझे बुलाया? शुई बिंगर ने तुरंत महसूस कर लिया कि वातावरण असामान्य है। उसने सावधानी से चिंगलुआन डोलो और मेरी ओर देखा। प्रिंसिपल की आंखें लाल हो गई। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बिंगर, ये स्पिरिट हॉल के थर्ड वर्शिप लॉर्ड हैं और इनके साथ खड़े युवक इनके डायरेक्ट डिसाइपल हुएंग यान हैं। वे आज तुम्हारा विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। विवाह प्रस्ताव? शुई बिंगर का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने भौहें सिकोड़ ली। प्रिंसिपल, मैं इन्हें जानती तक नहीं हूं और मैं अभी बहुत छोटी हूं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही चिंगलुआन डोलो ने उसे रोक दिया। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें आदेश का कठोर भाव था। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हुएंग यान की ईवल फायर को दबाने के लिए तुम्हारे आइस फीनिक्स मार्शल सोल की आवश्यकता है। यदि तुम उससे विवाह कर लेती हो तो स्पिरिट हॉल टियानशुई एकेडमी को 100 वर्षों तक समृद्ध बनाए रखेगा। लेकिन यदि तुमने इनकार किया तो आज के बाद टियानशुई एकेडमी के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। शुई बिंगर का शरीर कांप उठा। उसने अविश्वास से चिंगलुआन डोलो की ओर देखा, फिर प्रिंसिपल और अपने शिक्षकों के निराश चेहरों की ओर। वो अत्यंत बुद्धिमान थी और तुरंत समझ गई कि यह कोई सामान्य विवाह प्रस्ताव नहीं था। यह पूरे एकेडमी के अस्तित्व को दांव पर लगाकर किया गया दबाव था। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उस शांत सुंदर युवती की ओर देखते हुए ईमानदारी से बोला, मिस शुई, इस तरह मिलने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी ईवल फायर कभी भी पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकती है और मुझे सचमुच आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरे पास ट्विन मार्शल सोल है। मैं केवल 18 वर्ष की उम्र में लेवल 52 सोल किंग हूं। भविष्य में डोलो कॉन्टिनेंट पर हमारा नाम अवश्य होगा। मिस शुई, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? शुई बिंगर ने मेरी ओर देखा, फिर पीछे कांपते हुए एकेडमी के लोगों की ओर। अंत में उसने एक दुख भरी मुस्कान दी। क्या मेरे पास इनकार करने का अधिकार भी है? यदि आप टियानशुई एकेडमी की सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, बिंगर, तुम उससे विवाह नहीं कर सकती। यह सुनते ही सब लोग चौंक गए। चिंगलुआन डोलो, जो अभी एक पल पहले संतुष्ट थे, अचानक क्रोधित हो उठे।
एक भयंकर ऑरा विस्फोट की तरह चारों ओर फैल गई। कौन है जो इसका विरोध कर रहा है? सबने मुड़कर देखा। चीहो एकेडमी की होवू अपने बड़े भाई होवुशाओं के साथ तेजी से अंदर आ रही थी। उनके पीछे हमेशा की तरह फेंग शाओटियान भी चला आ रहा था। होवू ने शुए बिंगर की ओर देखते हुए कहा, बिंगर, क्या तुम सच में एक ऐसे आदमी से शादी करने जा रही हो जिससे तुम आज पहली बार मिली हो? क्या तुम इतनी आसानी से अपनी खुशी का बलिदान दे दोगी? तभी त्यानशुई एकेडमी की एक छात्रा गुस्से से बोली, सिस्टर होवू, वो स्पिरिट हॉल के थर्ड वर्शिप चिंगलुआन डोलवो है। उन्होंने पूरे एकेडमी के अस्तित्व को दाव पर लगाकर बिंगर सीनियर को मजबूर किया है कि वो उनके डिसाइपल से विवाह करे। बिंगर को मजबूर किया जा रहा है। ये सुनते ही होवू की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। स्पिरिट हॉल के लोग इतने घमंडी और अत्याचारी हो गए हैं क्या? फेंग शाओटियान घबरा गया और तुरंत उसे समझाने आगे बढ़ा। होवू, धीरे बोलो, वो टाइटल डोलवो है, हम उनसे नहीं उलझ सकते। चुप रहो, होवू ने उसे झटकते हुए कहा। अगर डरते हो तो अपने शेनफंग एकेडमी वापस चले जाओ। शुई बिंगर ने आंसू पोंछे और कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। होवू, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर मैं मना कर दूं तो आज तियनशुई एकेडमी का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। बकवास, होवू गुस्से से चिल्लाई। मुझे विश्वास नहीं कि इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। मैं देखना चाहती हूं कि कौन सा टाइटल डोलवो इतना बेशर्म है। किंगलुआन डोलवो की आंखें ठंडी हो गईं। बदतमीज, उनकी आवाज गूंज उठी और एक समुद्र जैसी विशाल ऑरा पूरे क्षेत्र पर टूट पड़ी। होवू शुआंग और फेंग शाओटियन तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। उनके शरीर कांपने लगे और ठंडा पसीना बहने लगा। होवू ने दांत भींचकर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की हड्डियां तक दबाव से चरमराने लगी। उसके घुटने कांप रहे थे और वह भी किसी भी क्षण गिर सकती थी। चिंगलुआन डोलुओ ने ठंडी नजर से उसे देखा। एक साधारण सोल एंसेस्टर स्तर की लड़की भी मुझे उपदेश देने की हिम्मत करती है? होवू ने दबाव के बावजूद सिर उठाया और गुस्से से कहा, आप खुद को टाइटल डोलुओ कहते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो शर्मनाक है। क्या स्पिरिट हॉल केवल ताकत के बल पर दूसरों को दबाना ही जानता है? पूरा मैदान शांत हो गया। तियानशुई एकेडमी के सभी लोग भय से पीले पड़ गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई चिंगलुआन डोलुओ जैसे व्यक्ति का इस तरह अपमान करेगा। चिंगलुआन डोलुओ की आंखों में हत्या की चमक उभरी। उन्होंने हाथ उठाया और एक हरे रंग का फेदर ब्लेड उनकी हथेली में प्रकट हो गया। वह उसे होवू पर फेंकने ही वाले थे कि अचानक शुई बिंगर उनके सामने आ खड़ी हुई। थर्ड वर्शिप लॉर्ड, कृपया शांत हो जाइए। होवू केवल भावनाओं में बह गई है। कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। फेंग शाओटियन ने भी कठिनाई से सिर उठाकर कहा, लॉर्ड, होवू का ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं था। कृपया उसे माफ कर दीजिए। चिंगलुआन डोलुओ ने ठंडी आवाज में सांस छोड़ी और हमला करने ही वाले थे कि तभी मैं आगे बढ़ा। टीचर, रहने दीजिए। मेरी बात सुनकर चिंगलुआन डोलुओ रुक गए। उन्होंने होवू पर एक ठंडी नजर डाली और अपनी ऑरा वापस खींच ली। होवू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मुझ पर टिकी थी। मैं शांत स्वर में बोला, तुमने कहा कि हम ताकत के बल पर दूसरों को दबा रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैंने होवू, फेंग शाओटियान और होवू शुआंग की ओर इशारा किया। तुम तीनों एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो क्या? सब लोग हैरान रह गए। मैंने आगे कहा, अगर तुम तीनों मिलकर मुझे आधा कदम भी पीछे हटाने में सफल हो गए तो मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा और शुए बिंगर से विवाह की बात फिर कभी नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो चुपचाप अपने अकेडमी लौट जाना। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसमें पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। पिछले वर्षों में मैंने एक अत्यंत शक्तिशाली सोल स्किल विकसित की थी, ईविल फायर बर्निंग हेवन। जब मैं केवल सोल एंसेस्टर था तब भी ईविल फायर फीनिक्स मार्शल सोल के बल पर एक सोल एम्परर को हरा चुका था। अब मैं लेवल 52 सोल किंग बन चुका था। मेरे सामने खड़े ये तीनों भले ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन मेरे लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थे। शुए बिंगर भी चुपचाप मुझे देख रही थी। वह मेरी असली शक्ति जानना चाहती थी। आखिर मैं केवल 18 वर्ष की आयु में सोल किंग बन चुका था। मेरे गुरु लेवल 57 सुपर डोलुआ थे और मैं ट्विन मार्शल सोल मास्टर भी था। भविष्य में मेरा सुपर डोलुआ बनना लगभग तय था। होवू ने मेरी ओर देखा और गुस्से से कहा, यह चुनौती तुमने खुद दी है। अगले ही क्षण उसके शरीर से प्रचंड अग्नि लपटें उठने लगी और उसकी मार्शल सोल पूरी तरह सक्रिय हो गई। मार्शल सोल एक्टिवेट, होवू ने ऊंची आवाज में कहा। फेंग शाओटियान, पीछे मत हटना, इसे हमारी असली ताकत दिखा दो। होवू शुआंग और फेंग शाओटियान ने भी अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। वन हॉर्न्ड फायर ड्रैगन और गेल ट्विन हेडेड वोल्फ मार्शल सोल्स एक साथ प्रकट हुए। उनके 4 स्पिरिट विंग्स येलो येलो पर्पल पर्पल लगातार चमक उठे।
तीनों शीर्ष प्रतिभाओं की संयुक्त शक्ति का सामना करते हुए भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मेरे पैरों के नीचे पहले 3 स्पिरिट रिंग्स एक के बाद एक चमक उठे। अगले ही क्षण मेरे शरीर की डार्क रेड ब्लड फायर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। मेरी ऑरा कई गुना बढ़ गई और कुछ ही पलों में एक भयावह स्तर पर पहुंच गई। ये कैसी वृद्धि है? फेंग शाओटियान का चेहरा बदल गया। उसका आगे बढ़ता कदम रुक गया। होवू ने दांत खींच लिए। डरने की जरूरत नहीं, हम 3 लोग हैं। क्या हम अकेले इससे हार जाएंगे? उसका 4th स्पिरिट रिंग चमक उठा। 4th सोल स्किल, फायर डांस ब्लेजिंग सन। उसी समय हुओ वुशवांग और फेंग शाओटियान ने भी अपनी सबसे शक्तिशाली सोल स्किल्स का प्रयोग किया। तीनों दिशाओं से विनाशकारी ऊर्जा मेरी ओर टूट पड़ी। मैं उनकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ उठाया। सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल, ईवल फायर बर्न्स हेवन। मेरी डार्क रेड ईवल फायर एक विशाल अग्नि लहर में बदल गई। उसकी गर्मी मानो हर चीज को नष्ट कर सकती थी। तीनों के संयुक्त हमले उससे टकराते ही ऐसे टूट गए जैसे उबलते पानी में बर्फ पिघल जाती है। वे 1 सेकंड भी नहीं टिक पाए। क्या? फेंग शाओटियान का चेहरा पीला पड़ गया। विशाल ब्लड फायर वेव बिना रुके उनकी ओर बढ़ती रही। अगले ही क्षण तीनों हवा में उछल गए और दसियों मीटर दूर जाकर गिरे। उनके मुंह से खून निकल पड़ा। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। शुई बिंगर अविश्वास से यह दृश्य देख रही थी। केवल एक हमले में 3 शीर्ष सोल मास्टर प्रतिभाएं हार गई थी। वे मेरे कपड़ों तक कुछ छू नहीं पाए थे। फेंग शाओटियान और हुओ वुशवांग ने जल्दी ही अपनी हार स्वीकार कर ली। हुओ वू के होठों पर भी खून था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इतनी बुरी तरह हार जाएंगे। शुई बिंगर तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे सहारा दिया। उसकी आंखों में चिंता थी। हुओ वू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। बिंगर, माफ करना। शुई बिंगर ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा अपना निर्णय है। चिंगलुआन डोलुओ जोर से हंस पड़े। अच्छा, सचमुच मेरे योग्य शिष्य। फिर उन्होंने शुई बिंगर की ओर देखा। चलो लड़की, अब हमारे साथ स्पिरिट हॉल चलो, विवाह की तैयारी करनी है। रुको। हुओ वू लड़खड़ाते हुए मेरी ओर बढ़ी, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह अचानक मेरे बहुत करीब आ गई और उसका चेहरा मेरे गाल से टकरा गया। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। शुई बिंगर भी हैरान रह गई। हुओ वू का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी दृढ़ स्वर में कहा, ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस्ड सोल मास्टर अकेडमी एलीट टूर्नामेंट में हम तुम्हें जरूर हराएंगे। मैंने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इंतजार करूंगा। उम्मीद है तब तुम लोग मेरा थोड़ा सा भी ध्यान आकर्षित कर सकोगे। सच कहूं तो होवो के जल्दबाज और आवेगी स्वभाव ने मुझ पर कोई खास प्रभाव नहीं डाला था। मेरी बात खत्म होते ही चिंगलुआन डोलुओ हरे प्रकाश में बदल गए। उन्होंने मुझे और शुई बिंगर को साथ लिया और आसमान की ओर उड़ गए। कुछ ही क्षणों में हम तीनों क्षितिज में गायब हो गए। स्पिरिट सिटी की ओर उड़ते समय मैंने अचानक कहा, टीचर, ये रास्ता मेरे गांव जियाकिन विलेज के पास से गुजरता है। मैं अपने माता पिता को भी स्पिरिट सिटी ले जाना चाहता हूं। चिंगलुआन डोलुओ ने सिर हिलाया। हरे प्रकाश की रेखा धीरे धीरे नीचे उतरी और मेरे घर के सामने आकर रुक गई। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले भी आंगन से किसी की नाराजी आवाज सुनाई दी। अंकल होंग, आप लोग सोटो सिटी से सिर्फ इतना सामान लेकर आए हैं। मेरे टीचर ने कहा है कि मेरे मार्शल सोल को बहुत अच्छे भोजन की जरूरत है। इतने पैसों में तो मेरा खाना भी नहीं चलेगा। मैं एकदम रुक गया। यह आवाज मां होंगजुन की थी। वह मेरे घर में क्या कर रहा था? हम दोनों के पास ईवल फायर फीनिक्स मार्शल सोल था, इसलिए केवल एक दीवार के पास से ही मैं उसके शरीर से निकलती ईवल फायर की अस्थिर ऑरा को महसूस कर सकता था। लेकिन मेरी अल्टीमेट ईवल फायर की तुलना में उसकी शक्ति बेहद अशुद्ध और अव्यवस्थित थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी समय नियंत्रण खो सकती हो। उस ऑरा में केवल निम्न स्तर की इच्छाएं और अव्यवस्थित लालसा भरी हुई थी। चिंगलुआन डोलुओ ने भी हल्का सा भौं उठाई। अंदर जो मोटा लड़का है, उसके शरीर की आग की शक्ति तुम्हारी ब्लड फायर से कुछ हद तक मिलती जुलती है, लेकिन उसमें बहुत अधिक अशुद्धियां हैं। उसकी स्थिति देखने लायक भी नहीं रहे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, वे केवल अपनी शक्ति के प्रभाव में बहने वाला व्यक्ति है। मैंने शुई बिंगर और टीचर की ओर देखा। चलकर देखते हैं। दरवाजा खुला। आंगन में एक मोटा लाल बालों वाला लड़का खड़ा था। सामने मेरे माता पिता खड़े थे। जैसे ही उसने हमारी ओर देखा, उसका चेहरा बदल गया। तुम हुआंगयान? मेरे माता पिता तुरंत खुश होकर मेरी ओर बढ़े। शाओयान, तुम वापस आ गए। कुछ बातचीत के बाद मां होंगजुन और मेरे बीच बहस शुरू हो गई। वे अपने अकेडमी और अपनी प्रतिभा पर गर्व कर रहा था, जबकि मैंने उसकी कमियों की ओर इशारा किया। गुस्से में आकर मां होंगजुन मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन मैंने मार्शन सोल तक नहीं बुलाया। केवल मेरी ब्लड फायर की ऑरा ही उसके लिए पर्याप्त थी। उसकी शक्ति तुरंत दब गई और वे भय से पीछे हट गया। घबराकर उसने कहा, रुको, मैं अपने टीचर फ्लेंडर को बुलाता हूं। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चला गया। उसी समय मेरे शरीर की ईवल फायर अचानक फिर से अस्थिर होने लगी। मेरी ऑरा बेकाबू होने लगी
और मुझे उसे नियंत्रित करने में कठिनाई होने लगी। चिंगलुआन डोलुओ सहायता करने ही वाले थे कि शुइबिंगर आगे बढ़ी। उसने सभी को बाहर जाने के लिए कहा और अपनी आइस फीनिक्स शक्ति का उपयोग करके मेरी स्थिति को शांत करने में मदद की। उसकी बर्फीली शक्ति और मेरी आग की शक्ति धीरे धीरे संतुलन बनाने लगी। कुछ समय बाद मेरी ईविल फायर फिर से नियंत्रण में आ गई और मैं शांत हो गया। जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मेरी और शुइबिंगर की नजरें एक दूसरे से मिली। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। इस कठिन परिस्थिति से साथ निकलने के बाद दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और लगाव की भावना पैदा होने लगी। उसी समय बाहर से मां होंगजिन की घमंडी आवाज सुनाई दी। टीचर यही है, हुआंगयान यहीं छिपा हुआ है। पहले से आधा खुला हुआ दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। मां होंगजुन श्रेक एकेडमी के प्रिंसिपल फ्लेंडर को साथ लेकर बड़े घमंड से अंदर आया। फ्लेंडर ने हुआंगयान को देखते ही पहचान लिया। 12 साल पहले वही लड़का था जिसने उसका शिष्य बनने का प्रस्ताव ठुकराकर स्पिरिट हॉल का रास्ता चुना था। 12 साल बीत चुके थे और अब फ्लेंडर भी जानना चाहता था कि हुआंगयान आखिर कितना आगे बढ़ चुका है। उसके म्यूटेटेड ईविल फायर मार्शल सोल को नियंत्रित करना आसान नहीं था। फ्लेंडर के मन में विचार आया कि क्या स्पिरिट हॉल ने सचमुच उसकी समस्या हल कर दी थी, या फिर वह भी मां होंगजुन की तरह अपनी ईविल फायर को दबाने के लिए गलत तरीकों का सहारा लेता था। यही सोचकर फ्लेंडर के भीतर थोड़ा आत्मविश्वास आ गया। उसने हाथ पीछे बांधे और ऊंचे स्वर में कहा, लड़के 12 साल में काफी बड़े हो गए हो। सुना है तुमने अभी होंगजुन को अपमानित किया और यहां तक कह दिया कि तुम मुझे भी महत्व नहीं देते। मां होंगजुन तुरंत फ्लेंडर के पीछे से सिर निकालकर चिल्लाया, हुआंगयान, मेरे टीचर लेवल 87 सोल सेज है। अभी तो बहुत घमंड दिखा रहे थे, अब क्यों चुप हो? जल्दी से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो और अपने माता पिता का पैसा निकालकर हमें दो, शायद टीचर तुम्हें माफ कर दे। हुआंगयान ने फ्लेंडर की ओर सीधा देखना भी उचित नहीं समझा। उसने शांत स्वर में कहा, फ्लेंडर, 12 साल बाद भी तुम्हारी वही आदत है, हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझना और दूसरों को नीचा दिखाना। फ्लेंडर का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। बदतमीज लड़के, क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें अपने से वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना नहीं सिखाया? चाहे तुम स्पिरिट हॉल में हो, लेकिन मेरे जैसे सोल सेज के सामने तुम्हें सम्मान दिखाना चाहिए। हुआंगयान हंस पड़ा। सम्मान? एक ऐसा टीचर जो अपने ही शिष्य की मार्शल सोल समस्या हल नहीं कर सका और उसे गलत रास्तों पर धकेलता रहा, वह सम्मान के योग्य कैसे हो सकता है? ये सुनते ही फ्लेंडर के चेहरे पर क्रोध उभर आया। उसकी सोल सेज ऑरा पूरे आंगन में फैल गई और सीधे हुआंगयान की ओर बढ़ी। मैं देखना चाहता हूं कि स्पिरिट हॉल ने तुम्हें आखिर सिखाया क्या है। लेकिन हुआंगयान अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने आंख तक नहीं झपकाई। देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो। उसके शब्दों के साथ ही उसके शरीर से गहरी डार्क रेड आग की एक भयानक लहर निकल पड़ी। उसने मार्शियन सोल भी सक्रिय नहीं किया और ना ही स्पिरिट रिंग्स दिखाए, केवल उसकी शुद्ध ईवल फायर ऑरा ही पर्याप्त थी। अगले ही क्षण फ्लेंडर की सोल सेज ऑरा कांच की तरह टूट गई। धड़ाम! फ्लेंडर 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया और दरवाजे के चौखट से टकराकर रुका। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। ये क्या? ये कैसे संभव है? उसकी आवाज कांप रही थी। इतनी शक्तिशाली सोल पावर और इतनी शुद्ध आग, उसके लिए यह किसी दुस्वप्न जैसा था। 12 साल पहले का लड़का अब इतना शक्तिशाली बन चुका था कि केवल ऑरा से उसकी शक्ति को दबा सकता था। पीछे खड़ा मां होंगजुन अभी भी स्थिति नहीं समझ पाया था। वह चिल्लाया, टीचर, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी इसे सबक सिखाइए, इसे श्रेक एकेडमी की ताकत दिखाइए। चुप रहो! फ्लेंडर अचानक उस पर गरज उठा। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। अभी की छोटी सी टक्कर में ही वह महसूस कर चुका था कि हुआंगयान की आग में कोई अशुद्धि नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ति इतनी उच्च स्तर की थी कि उसके मार्शल सोल पर भी दबाव डाल रही थी। हुआंगयान धीरे धीरे खड़ा हुआ और ऊपर से फ्लेंडर की ओर देखते हुए बोला, 12 साल पहले तुम मेरे घर आए थे और बड़े विश्वास से कह रहे थे कि पूरे महाद्वीप में केवल तुम ही मेरी मार्शल सोल की समस्या हल कर सकते हो। अब अपने उस तथाकथित जीनियस डिसाइपल को देखो। उसके शरीर की ईवल फायर अशुद्धियों से भरी हुई है और वो आज तक अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर पाया। फ्लेंडर का चेहरा कभी हरा तो कभी सफेद पड़ रहा था, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं था। हुआंगयान ने ठंडे स्वर में कहा, फ्लेंडर, जिस चीज पर तुम्हें इतना घमंड है उसकी मेरे सामने कोई कीमत नहीं है। अपने उस बेकार शिष्य को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। तभी अंदर से एक शांत लेकिन अपार अधिकार से भरी वृद्ध आवाज सुनाई दी। मैं सोच रहा था कि आखिर कौन इतना नासमझ है जो मेरे शिष्य के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चिंगलुआन डोलुओ हाथ में चाय का कप लिए आराम से बाहर आए। उन्होंने फ्लेंडर की ओर ठीक से देखा तक नहीं।
तुम ही श्रेक एकेडमी के फ्लेंडर हो? फ्लेंडर ने सामने खड़े इस साधारण से दिखने वाले वृद्ध को देखा। उसके शरीर से कोई सोल पावर महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसके दिल में अचानक एक भयानक खतरे का एहसास जाग उठा। उसने घबराकर पूछा, आप कौन है? चिंगलुआन डोलुओ ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल हल्के से अपनी आंखें उठाई। अगले ही क्षण पहाड़ जैसी भारी ऑरा पूरे आंगन पर टूट पड़ी। यह सोल सेज या सोल डोलुओ की शक्ति नहीं थी, यह लेवल 97 सुपर डोलुओ की भयावह शक्ति थी। फ्लेंडर और मा होंगजुन एक पल भी उसका सामना नहीं कर सके। धड़ाम, दोनों के घुटने जमीन पर जा लगे। पत्थर की फर्श तक में दरारें पड़ गई। वे दोनों पूरी तरह दब गए और हिल भी नहीं सके। उनके शरीरों से हड्डियों के चरमराने की आवाज आने लगी। चिंगलुआन डोलुओ ने ठंडी निगाह से उन्हें देखा। तो तुम वही पक्षी हो जो कभी मेरे शिष्य को मुझसे छीनना चाहता था? फ्लेंडर ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। उसका चेहरा पसीने और धूल से भर चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। चिंगलुआन डोलुओ, उसका दिल कांप उठा। उसे कभी कल्पना भी नहीं थी कि हुआंग यान जैसा लड़का स्पिरिट हॉल के एक वर्शिप और सुपर डोलुओ का डायरेक्ट डिसाइपल बन जाएगा। चिंगलुआन डोलुओ की आंखें और ठंडी हो गईं। दबाव और बढ़ गया। फ्लेंडर के मुंह से तुरंत खून निकल पड़ा। वो कांपती आवाज में बोला, सीनियर, कृपया दया कीजिए। ये मेरी गलती थी। मैं नहीं जानता था कि हुआंग यान आपका शिष्य है। दूसरी ओर मा होंगजुन की हालत और भी खराब थी। वो डर से रोने लगा। मैं गलत था। हुआंग यान, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी यहां नहीं आऊंगा। मैंने चिंगलुआन डोलुओ की ओर देखा। टीचर, इन्हें जाने दीजिए। चिंगलुआन डोलुओ ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी ऑरा वापस ले ली। दफा हो जाओ और भविष्य में मेरी नजर के सामने मत आना। फ्लेंडर और मा होंगजुन ने राहत की सांस ली। वे जल्दी जल्दी उठे और बिना पीछे देखे वहां से भाग गए। कुछ ही क्षणों में दोनों नजर से ओझल हो गए। शुई बिंगर उन्हें जाते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुराई। यही है श्रेक एकेडमी के प्रिंसिपल। इन्हें देखकर तो सचमुच बहुत कुछ सीखने को मिला। चिंगलुआन डोलुओ वापस अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। शाओयान, अभी तुम्हारी फायर ऑरा पहले से कहीं अधिक शुद्ध लग रही थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ टीचर, अभी मैंने अपनी शक्ति के बारे में कुछ नई समझ हासिल की है, इसलिए एक्सट्रीम फायर पर मेरा नियंत्रण और बेहतर हो गया है। शुई बिंगर यह सुनकर चुपचाप मुझे देखने लगी। अभी उसने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने मार्शल सोल सक्रिय किए बिना ही मा होंगजुन को दबा दिया था और एक सोल सेज स्तर के व्यक्ति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसके मन में मेरे लिए सम्मान और बढ़ गया। कुछ समय बाद चिंगलुआन डोलुओ हमें लेकर स्पिरिट हॉल की ओर लौट चले। रास्ते में वे श्रेक एकेडमी के ऊपर से गुजरे। चिंगलुआन डोलुओ ने नीचे एक नजर डाली और हल्की हंसी हंसे। तो ये है फ्लेंडर की एकेडमी? इतनी छोटी और साधारण एकेडमी को लेकर भी वो इतना गर्व करता है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन मुस्कुराया। टीचर और शुई बिंगर शायद श्रेक एकेडमी के भविष्य के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि आने वाले वर्षों में यहीं से कई प्रसिद्ध सोल मास्टर्स निकलने वाले थे। हुआंग यान ने श्रेक एकेडमी की दिशा में देखते हुए मन ही मन सोचा कि भले ही एकेडमी बाहर से साधारण दिखाई देती हो, लेकिन इस समय वहां कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी मौजूद थे। तभी उसके मन में एक सवाल उठा। चिंगलुआन डोलुओ जैसे लेवल 97 पीक सुपर डोलुओ ने अभी अपनी स्पिरिचुअल सेंस नीचे फैलाई थी, फिर भी उन्हें शाओ वू के शरीर से निकलने वाली 100,000 ईयर ट्रांसफॉर्म सोल बीस्ट की ऑरा क्यों महसूस नहीं हुई? कुछ ही क्षणों में हुआंग यान को उत्तर मिल गया। निश्चित ही टैंग हाओ छिपकर उनकी रक्षा कर रहा था। वह वर्षों से टैंग सैन के पीछे एक परछाई की तरह लगा हुआ था। यदि टैंग हाओ अपनी शक्ति से शाओ वू की असली पहचान छिपा रहा हो, तो सामान्य रूप से उसका पता लगाना कठिन था। हुआंग यान ने इस बात को उजागर करने का कोई इरादा नहीं किया। उसके लिए अभी शाओ वू को बेनकाब करने का कोई लाभ नहीं था। चाहे तभी उसे मार भी दिया जाए, उसकी वर्तमान शक्ति 100,000 ईयर स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जबरदस्ती करने पर उसका शरीर नष्ट हो सकता था। इसलिए बेहतर यही था कि शाओ वू अभी टैंग सैन के साथ ही रहे। जब भविष्य में उसकी शक्ति और शरीर दोनों पर्याप्त मजबूत हो जाएंगे, तब सही समय पर वह उस 100,000 ईयर स्पिरिट रिंग और सोल बोन को प्राप्त कर सकता था। फिलहाल उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सनसेट फॉरेस्ट का आइस एंड फायर यिन यांग वेल था। वहां उगने वाली दुर्लभ इमॉर्टल हर्ब्स उसके लिए अत्यंत मूल्यवान थी। यदि वह उन हर्ब्स को प्राप्त कर लेता, तो उसकी आग पूरी तरह एक्सट्रीम फायर में विकसित हो सकती थी। इतना ही नहीं, यदि कोई उपयुक्त हर्ब चिंगलुआन डोलुओ को मिल जाती, तो शायद उनके लिए भी बड़ी सहायता सिद्ध हो सकती थी। वर्तमान समय में टैंग हाओ की शक्ति भी अपने सर्वोच्च स्तर पर नहीं थी। यदि चिंगलुआन डोलुओ किसी अवसर से और अधिक शक्तिशाली हो जाते, तो भविष्य की स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी। कुछ समय बाद वे स्पिरिट सिटी पहुंच गए। शुई बिंगर ने चारों ओर फैली भव्य इमारतों को देखा और धीरे से कहा, यह जगह तियानशुई सिटी से भी अधिक भव्य है। हुआंग यान मुस्कुराया। अब ये तुम्हारा नया घर है।
पहले आराम कर लो, बाद में मैं तुम्हें स्पिरिट हॉल एकेडमी ले जाऊंगा। शुई बिंगर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद हुआंग यान चिंगलुआन डोलो के साथ अध्ययन कक्ष में गया। टीचर, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। चिंगलुआन डोलो ने उसकी ओर देखा। कहो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सनसेट फॉरेस्ट चले। थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। सनसेट फॉरेस्ट? अभी तुम्हें स्पिरिट रिंग प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं है। वहां जाने का कारण क्या है? होंग यान ने उत्तर दिया। मैंने एक प्राचीन पुस्तक में आइस एंड फायर यिन यांग वेल का उल्लेख पढ़ा है। वहां कई दुर्लभ इमॉर्टल हर्ब्स उगती है। मुझे विश्वास है कि उनमें से कोई एक हर्ब मेरी आंख को पूरी तरह एक्सट्रीम फायर में बदल सकती है। चिंगलुआन डोलो कुछ क्षण सोचते रहे। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? होंग यान ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हाँ टीचर, और वे हर्ब्स केवल मेरे लिए ही उपयोगी नहीं होंगी। शायद उनमें से कोई आपके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो। चिंगलुआन डोलुओ की आंखों में रुचि चमक उठी। उनके स्तर तक पहुंचने के बाद शक्ति में वृद्धि करना अत्यंत कठिन था। किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, पहले शुई बिंगर की व्यवस्था कर लेते हैं, फिर हम सनसेट फॉरेस्ट चलेंगे। मैं भी देखना चाहता हूं कि वहां वास्तव में क्या छिपा है। उसी समय पोप पैलेस में गोस्ट डोलुओ सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठा था। योर होलीनेस, चिंगलुआन वर्शिप और होंग यान वापस लौट आए हैं। होंग यान ने सफलतापूर्वक अपना 5th स्पिरिट रिंग प्राप्त कर लिया है और अब आधिकारिक रूप से सोल किंग बन चुका है। ऊंचे सिंहासन पर बैठी बीबी डोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी सुंदर आंखों में जटिल भाव झलक उठा। 18 वर्ष की आयु में सोल किंग, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। वास्तव में वो ईवल फायर फीनिक्स और डार्क सीक्रेट ड्रैगन ट्विन मार्शल सोल्स का असाधारण प्रतिभाशाली धारक है। कुछ क्षणों तक वह मौन रही, फिर हल्की सांस लेते हुए बोली। 12 वर्ष पहले मैं केवल स्पिरिट हॉल की सिंगनेस थी। उस समय मेरे पास बहुत कम अधिकार थे। मैंने सोचा था कि जब मैं पोप बनूंगी तब उसे अपने अधीन लाने का प्रयास करूंगी। बीबी डोंग ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं चाहती थी कि वह पूरी तरह स्पिरिट हॉल के संसाधनों के सहारे बड़ा हो और भविष्य में स्पिरिट हॉल का सबसे चमकदार प्रतिभाशाली योद्धा बने। लेकिन अफसोस, मैं एक कदम देर कर गई। जब तक मैं पोप बनी तब तक हुआंग यान पहले ही चिंगलुआन डोलो का डायरेक्ट डिसाइपल बन चुका था और वर्शिप हॉल के पक्ष में जा चुका था। गोस्ट डोलुओ ने सिर झुकाए रखा। वह पिछले पोप के बारे में कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कुछ क्षण बाद उसने कहा, योर होलीनेस, एक और बात है। हुआंग यान इस बार अपने साथ एक बेहद सुंदर युवा लड़की भी लाया है। जानकारी के अनुसार वह टियानशुई एकेडमी की छात्रा है। यह सुनते ही बीबी डोंग की भौहें हल्की सिकुड़ गई। उसकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर धीरे धीरे थपथपाने लगी। हुआंग यान पिछले 12 वर्षों से स्पिरिट हॉल एकेडमी में सबसे चमकदार प्रतिभा रहा है। उसकी प्रतिभा और शक्ति ने गोल्डन जेनरेशन के सभी सदस्यों को पीछे छोड़ दिया था। कुछ पल रुककर उसने कहा, अगर नाना उससे मिलकर अपना संतुलन खो बैठी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। गोस्ट डोलो ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जी योर होलीनेस। अगले ही क्षण उसका शरीर काली धुंध में बदल गया और वह हॉल से गायब हो गया। बीबी डोंग की आंखों में एक गहरी सोच उभर आई। हुआंग यान, आशा है कि तुम्हारे साथ आई वह लड़की नाना के भविष्य को प्रभावित नहीं करेगी। अगली सुबह हुआंग यान शुई बिंगर को स्पिरिट हॉल एकेडमी में प्रवेश दिलाने की तैयारी कर रहा था। रास्ते में शुई बिंगर ने चिंता भरे स्वर में पूछा, तुम्हारे शरीर की ईवल फायर की स्थिति अब कैसी है? हुआंग यान हल्के से मुस्कुराया। फिक्र मत करो, अभी मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूं। मेरी वर्तमान स्थिति के अनुसार अगली बार उसका बड़ा उभार लगभग 1 महीने बाद होगा। शुई बिंगर ने धीरे से सिर झुका लिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि हुआंग यान उसे स्पिरिट सिटी क्यों लाया था। उसकी आइस फीनिक्स मार्शल सोल हुआंग यान की भयानक ईवल फायर को संतुलित करने में मदद कर सकती थी। यह सोचकर उसके मन में कुछ जटिल भाव पैदा हुए, लेकिन फिर उसने हुआंग यान की ओर देखा। प्रतिभा, शक्ति, पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व, हर मामले में हुआंग यान असाधारण था। उसके मन में धीरे धीरे विरोध की जगह स्वीकार्यता आने लगी। हुआंग यान ने मुस्कुराकर कहा, चलो अकेडमी चलते हैं। अब से स्पिरिट हॉल एकेडमी में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसी समय स्पिरिट हॉल एकेडमी के एक प्रशिक्षण क्षेत्र में शिए युए, यान और हुलियना एक साथ खड़े थे। वातावरण थोड़ा भारी था। पिछली रात बीबी डोंग ने उन्हें हुआंग यान की वापसी की खबर दे दी थी। शिए युए ने गहरी सांस ली। हुआंग यान हम सबसे पहले सोल किंग बन गया। सच में वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। उसकी आवाज में प्रशंसा साफ झलक रही थी। लेकिन हुलियना का ध्यान कहीं और था। उसके सुंदर चेहरे पर उदासी और हल्की ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। शिए युए ने अपनी बहन को देखकर सिर हिलाया। नाना, अब तो पूरा एकेडमी जानता है कि तुम हुआंग यान को पसंद करती हो। पहले तो सिर्फ उसकी तारीफ करती थी,
अब तो तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा हुआ दिखाई देता है। हुलियाना का चेहरा तुरंत लाल हो गया। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन अगले ही पल उसने होंठ काट लिए और धीमे स्वर में कहा, मैं बस ये समझ नहीं पा रही हूं कि वो अचानक तियानश्री अकेडमी की एक लड़की को अपने साथ क्यों ले आया। पास खड़ा यान ये सब देख रहा था। उसके मन में अचानक उम्मीद की एक किरण जगी। उसे लगा कि शायद अब उसके पास हुलियाना के करीब आने का मौका हो सकता है। वह तुरंत आगे बढ़ा और बातचीत में शामिल होने की कोशिश करने लगा। यान ने तुरंत अपने चेहरे पर एक नरम और सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान लाने की कोशिश की। वो हुलियाना की ओर देखते हुए बोला, नाना, तुम्हें इस बात के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऐसे आदमी के लिए परेशान होना बिल्कुल भी सही नहीं है। जरा सोचो, वो अच्छी तरह जानता है कि तुम उसके बारे में कितना सोचती हो, फिर भी वो बाहर से किसी दूसरी लड़की को साथ लेकर लौट आया। इससे साफ पता चलता है कि उसे तुम्हारी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। सच कहूं तो हुआंग यान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तुम इतनी शानदार हो, फिर क्यों अपना समय किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद कर रही हो? तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। चुप रहो। यान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हुलियाना अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआंग यान के बारे में ऐसी बातें करने की? उसने बिना किसी झिझक के हुआंग यान का पक्ष लिया। हुआंग यान असाधारण प्रतिभाशाली है। उसकी शक्ति हम सबसे अधिक है। इतने महान व्यक्ति को पसंद करने वाले लोग होंगे ही। वो किसे अपने साथ लाता है और किसके साथ रहता है, ये उसका निजी निर्णय है। तुम्हें उसके बारे में इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से उसके खिलाफ एक भी बुरी बात सुनी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। यान पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हुलियाना उसके साथ इस तरह बात करेगी। उसके मन में दुख, अपमान और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़ा। क्यों? उसने मन ही मन सोचा। हुआंग यान तुम्हें कोई विशेष महत्व भी नहीं देता, फिर भी तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों करती हो? शी युए ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। उसने यान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम जानते हो कि हुआंग यान की जगह नाना के दिल में कितनी खास है, फिर खुद को इस स्थिति में क्यों डाल रहे हो? यान ने दांत खींच लिए। हम तीनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने हमेशा उसका साथ दिया, फिर भी क्योंकि तुम उसे हरा नहीं सकते। शी युए ने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया। उसकी प्रतिभा भी तुमसे कहीं अधिक है। यान के पास कोई उत्तर नहीं था। उसी समय दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ गईं। हुआंग यान आराम से चलता हुआ उनकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके साथ एक नीले बालों वाली सुंदर युवती भी थी। वो थी शुई बिंगर। हुलियाना की आंखें चमक उठी। हुआंग यान को देखते ही उसके चेहरे की उदासी गायब हो गई। तुम सचमुच वापस आ गए। वह लगभग दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शुई बिंगर पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। उसके चेहरे की मुस्कान भी थोड़ी फीकी पड़ गई। ये कौन है? उसने शुई बिंगर को ऊपर से नीचे तक देखा। शुई बिंगर ने विनम्रता से सिर झुकाकर अभिवादन किया। हुआंग यान ने दोनों के बीच की असहजता तुरंत महसूस कर ली। वह सहज रूप से आधा कदम आगे बढ़ा और शुई बिंगर के सामने हल्के से खड़ा हो गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये शुई बिंगर है। पहले तियानश्री अकेडमी में पढ़ती थी, अब स्पिरिट हॉल अकेडमी में प्रवेश लेने आई है। आगे से हम सब एक ही अकेडमी में रहेंगे। हुआंग यान का ये स्वाभाविक सुरक्षात्मक व्यवहार देखकर हुलियाना के दिल में हल्की टीस उठी। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए उदासी झलक गई। तुम अभी अभी स्पिरिट सिटी लौटे हो और सीधे अकेडमी आ गए? उसने धीमे स्वर में पूछा। क्या तुम सिर्फ उसके एडमिशन के लिए आई हो? यान अब और सहन नहीं कर पाया। उसने आगे बढ़कर हुआंग यान की ओर उंगली उठाई। तुम आखिर हो क्या? नाना रोज तुम्हारी वापसी का इंतजार करती रही और तुम किसी दूसरी लड़की को लेकर यहां घूम रहे हो। तुम नाना की भावनाओं को आखिर समझते भी हो या नहीं? जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास का वातावरण ठंडा पड़ गया। शुई बिंगर की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। दूसरी ओर हुआंग यान के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दबा हुआ दबाव साफ महसूस हो रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी सीमा से बाहर जा रहे हो? अगले ही क्षण हुआंग यान की सोल किंग ऑरा फैल गई। उसकी शक्तिशाली फीनिक्स फायर ऑरा पूरे क्षेत्र में दबाव की तरह छा गई। यान अनायास 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हुआंग यान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं किसके साथ आता हूं, कहां जाता हूं और क्या करता हूं, यह मेरा फैसला है। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उसकी आंखें और तीखी हो गई। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो डुअल अरीना में मेरा इंतजार करो। यान के शरीर की फायर पावर अनजाने में सक्रिय हो गई, लेकिन हर बार की तरह हुआंग यान की फीनिक्स फायर ऑरा उसके मार्शल सोल पर भारी दबाव डाल रही थी। उसके भीतर की आग मानो स्वाभाविक रूप से हुआंग यान की शक्ति के सामने झुकने को मजबूर हो रही थी। फॉक्स लियाना अचानक मुड़ी, आंखों में आंसू भरकर
गुस्से से चिल्लाई। फिर उसने फांग यान की ओर देखा, अपने लाल होंठों को कसकर काटते हुए। उसकी आवाज में थोड़ी जिद और शिकायत थी। फांग यान, तुम अभी आत्मा राजा बने हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, लेकिन सियुएन के नियम तुम जानते हो, कोई भी यहां आसानी से नहीं आ सकता। मैं देखना चाहती हूं कि उसके पास क्या योग्यता है जो वह वन डियंस पवित्र देवी। चारों ओर की हवा अचानक ठंडी हो गई। घनी बर्फीली ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई और तीखी ठंड सीधे होलिना की ओर बढ़ी। शुई बिंगर ने अपना मार्शल सोल सक्रिय कर लिया। लेवल 41 कंट्रोल टाइप बैटल सोल एंसेस्टर मार्शल सोल आइस फीनिक्स। दूसरी ओर होलिना के शरीर से गुलाबी रंग की रोशनी फूट पड़ी। उसके 4 स्पिरिट रिंग्स, 2 पीले और 2 बैंगनी, एक साथ चमक उठे। लेवल 46 कंट्रोल टाइप बैटल सोल एंसेस्टर मार्शल सोल डीमन फॉक्स। शुई बिंगर से निकल रही शुद्ध आइस एट्रीब्यूट ऑरा को महसूस करते ही यान के चेहरे की उपेक्षा गायब हो गई। शी युए भी आश्चर्य से भर उठा। टॉप टियर आइस बीस्ट मार्शल सोल। हुआंग यान मैदान के किनारे खड़ा बाहे बांधे ये सब देख रहा था। शुरू करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों की असली ताकत कितनी है। लेकिन तभी हुआंग यान के चेहरे पर हल्का परिवर्तन आया। उसके शरीर के भीतर ईवल फायर फीनिक्स मार्शल सोन अचानक बेचैन होने लगा। पहले तो उसे लगा कि शायद ईवल फायर समय से पहले फिर से उभर रही है, लेकिन ध्यान से महसूस करने पर उसने पाया कि ऐसा नहीं था। असली कारण शुई बिंगर के आइस फीनिक्स मार्शल सोल से निकल रही शुद्ध फीनिक्स ऑरा थी। दोनों फीनिक्स मार्शल सोल्स के बीच एक अनोखा रेजोनेंस पैदा हो गया था। हुआंग यान मन ही मन चौंक गया। मेरे ईवन फायर फीनिक्स की ब्लड लाइन सामान्य फीनिक्स से कहीं ऊंचे स्तर की है। यदि शुई बिंगर की आइस फीनिक्स शक्ति मेरी ईवल फायर को शुद्ध कर सके, तो शायद मेरा मार्शल सोल साधारण फायर फीनिक्स से सीधे एक उच्च स्तर के ट्रू फीनिक्स मार्शल सोल में विकसित हो जाए। तभी हुलियाना की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। फर्स्ट सोल स्किल चार्म। उसकी आंखों में रहस्यमयी गुलाबी चमक उभर आई और एक शक्तिशाली मानसिक तरंग शुई बिंगर की ओर बढ़ी। शुई बिंगर ने बिना घबराए जवाब दिया, फर्स्ट सोल स्किल आइस सील। पल भर में ठंडी बर्फ फैल गई। मोटी बर्फ की परत हुलियाना के पैरों की ओर बढ़ी और उसे जमाने की कोशिश करने लगी। हुलियाना ने तेजी से पीछे हटकर हमला टाल दिया। तुम्हारी प्रतिक्रिया बुरी नहीं है, लेकिन 5 लेवल का अंतर आसानी से नहीं मिटता। शुई बिंगर का चेहरा शांत बना रहा। लेवल सब कुछ तय नहीं करता सेंटिस। बाहर खड़ा यान तुरंत चिल्लाया, हुआंग यान, देख रहे हो, नाना की ताकत इस लड़की से कहीं अधिक है। जब यह हार जाए तो इसे अकेडमी छोड़कर जाना होगा। हुआंग यान ने उसकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। उसके अनुसार मुकाबला अभी तय नहीं हुआ था। शुई बिंगर की आइस पावर बेहद शुद्ध थी और उसका मन भी बहुत दृढ़ था। हुलियाना की चार्म एबिलिटी उस पर पूरा प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। उसकी नजर लगातार शुई बिंगर पर टिकी रही। उसके भीतर का फीनिक्स मार्शल सोल और अधिक सक्रिय हो रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, बिंगर, शायद तुम सचमुच मेरी सबसे बड़ी किस्मत हो। उसके मन में एक और विचार आया। संभव है कि भविष्य में वह और शुई बिंगर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल भी विकसित कर सके। मैदान के बीच नीली और गुलाबी सोल पावर लगातार टकरा रही थी। सेकंड सोन स्किल चार्म लाइट। हुलियाना बिजली की गति से आगे बढ़ी। गुलाबी प्रकाश चारों ओर फैल गया और शुई बिंगर को घेरने लगा। सेकंड सोल स्किल आइस रिंग आर्मर। शुई बिंगर के शरीर पर चमकदार बर्फीला कवच बन गया। उस कवच ने मानसिक प्रभाव को काफी हद तक रोक दिया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। थर्ड सोल स्किल रिपेलिंग आइस रिंग। एक नीला प्रकाश वृत्त उसके शरीर से निकला और हुलियाना को पीछे धकेल दिया। हुलियाना कुछ कदम पीछे हट गई। शुई बिंगर, क्या तुम सिर्फ बचाव ही कर सकती हो? शुई बिंगर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल यह साबित कर रही हूं कि मेरे पास इस अकेडमी में रहने की योग्यता है। हुलियाना की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। उसका चौथा स्पिरिट रिंग तेजी से जगमगा उठा। अगर ऐसा है तो मेरी यह चाल भी देखो। उसी समय शुई बिंगर का चौथा स्पिरिट रिंग भी सक्रिय हो गया। मैदान का तापमान अचानक और नीचे गिर गया। आसमान में बर्फ के कण बनने लगे। दोनों की शक्तियां अपने चरम पर पहुंच रही थी। अगले ही पल उनकी सबसे शक्तिशाली सोल स्किल्स आमने सामने टकराने वाली थी। दोनों की शक्तियां टकराने ही वाली थी कि अचानक एक लाल आकृति बिजली की तरह मैदान के बीच आ पहुंची। हुआंग यान ने दोनों हाथ एक साथ आगे बढ़ाए। उसके बाएं हाथ में गहरा लाल ईवल फायर जल उठा, जबकि दायां हाथ काले ड्रैगन क्लॉ में बदल गया। उसने बड़ी सहजता से दोनों की सोल पावर को एक ही पल में नष्ट कर दिया। बस मुकाबला यहीं खत्म होता है।
हुलेना आधा कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने हुआंग यान को घूरते हुए कहा, तुम फिर उसकी तरफदारी कर रहे हो। साफ दिख रहा था कि मैं जीत रही थी। हुआंग यान ने बेबस होकर मुस्कुरा दिया। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों में से किसी को चोट पहुंचे। फिर उसने शी युए की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? शी युए आगे आया और बोला, ना, अब बस करो। शुई बिंगर की आइस एट्रीब्यूट पावर बेहद शुद्ध है और वह तुम्हारी चार्म एबिलिटी को काफी हद तक रोकती है। वह लेवल 41 पर होकर भी तुम्हारे लेवल 40 का सामना कर रही थी। एलीट क्लास में रहने की उसकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। यान बगल में खड़ा बेचैनी से बोला, भाई आप भी बाहरी लोगों का पक्ष ले रहे हैं। शुई बिंगर ने अपना मार्शल सोल वापस ले लिया। उसके आसपास फैली बर्फीली ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई। उसने हुलेना की ओर हल्का सा सिर झुकाया। सिंटेस, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हुलेना ने होंठ भींच लिए। शुई बिंगर, यह बात यही खत्म नहीं हुई है। कुछ देर बाद सब लोग वहां से चले गए। मैदान में सिर्फ हुआंग यान और शुई बिंगर रह गए। शुई बिंगर ने उसकी ओर देखा। क्या मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई? हुआंग यान हल्का मुस्कुराया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात मैंने अभी महसूस की है। शुई बिंगर थोड़ी असहज हो गई। क्या बात? हुआंग यान थोड़ा और पास आया। जब तुमने अपना आइस फीनिक्स मार्शल सोल सक्रिय किया तब मेरे ईवल फायर फीनिक्स ने तुम्हारे आइस फीनिक्स के साथ बहुत तीव्र रेजोनेंस महसूस किया। शुई बिंगर की आंखें फैल गई। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी ईवल फायर फिर से भड़कने वाली है? नहीं। हुआंग यान के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। मेरा मतलब है कि शायद हम दोनों किसी प्रकार की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की कोशिश कर सकते हैं। शुई बिंगर पूरी तरह चौंक गई। तुम फायर एट्रीब्यूट हो और मैं आइस एट्रीब्यूट। हम दोनों की शक्तियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मार्शल सोल फ्यूजन कैसे संभव है? हुआंग यान ने शांत स्वर में कहा, यही वजह है कि यह इतना शक्तिशाली हो सकता है। जब दो चरम शक्तियां संतुलन बना लेती हैं तो उनका परिणाम सामान्य फ्यूजन से कहीं अधिक खतरनाक होता है। और अभी जो ब्लड लाइन रेजोनेंस हुआ उसे तुमने भी महसूस किया था। असली कारण आइस और फायर नहीं है बल्कि हमारी समान फीनिक्स ब्लड लाइन्स हैं। शुई बिंगर को यह बात अविश्वसनीय लगी, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। ठीक है, हुआंग यान ने कहा, अपना मार्शल सोल सक्रिय करो। हमारी सोल पावर को एक दूसरे से जुड़ने दो। किसी तरह का विरोध मत करना। शुई बिंगर ने अपना ठंडा और कोमल हाथ हुआंग यान की गर्म हथेली पर रख दिया। अगले ही पल आइस और फायर की दो बिल्कुल अलग शक्तियां आपस में टकरा गई। आंखें बंद करो और ध्यान से महसूस करो। हुआंग यान ने धीरे धीरे अपने ईवल फायर फीनिक्स मार्शल सोल को सक्रिय किया। गहरा लाल ईवल फायर उनकी जुड़ी हुई हथेलियों से होकर शुई बिंगर की ओर बढ़ने लगा। शुई बिंगर की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारी आग में बहुत हिंसक और अजीब ऊर्जा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी सोल पावर को निगलना चाहती हो। हुआंग यान ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। वही मेरी मार्शल सोल डिफेक्ट से पैदा हुई ईवल फायर है। डरो मत। अपने फीनिक्स आइस से उसे दबाने, संतुलित करने और शुद्ध करने की कोशिश करो। शुई बिंगर ने अपनी आइस फीनिक्स पावर का प्रवाह बढ़ा दिया। नीली बर्फीली ऊर्जा और गहरी लाल ईवल फायर आपस में मिलकर बहने लगी। शुरुआत में दोनों शक्तियां एक दूसरे का तीव्र विरोध कर रही थीं, लेकिन तभी दोनों के शरीरों के भीतर फीनिक्स की स्पष्ट पुकार गूंज उठी। अद्भुत परिवर्तन शुरू हो गया। आइस और फायर ने फीनिक्स ब्लड लाइन के प्रभाव में एक विचित्र संतुलन बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो हिंसक ईवल फायर शांत होने लगी। उसके भीतर की अशुद्धियां कम होने लगी और उसकी शक्ति पहले से अधिक शुद्ध दिखाई देने लगी। हुआंग यान ने गहरी सांस ली। ये काम कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों ने महसूस किया कि सोल पावर की खपत बहुत तेज थी और दोनों ऊर्जाओं के बीच विरोध अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। शुई बिंगर ने धीमे स्वर में कहा, अगर हमें सचमुच मार्शल सोल फ्यूजन स्किल बनानी है तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। शायद 5 सोल्स फ्यूजन टेक्निक को पूरी तरह इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम इससे ये तो साबित हो गया कि ये रास्ता सही है। हुआंग यान ने अपनी हथेली में चमकती हुई टाइगर आई की एक शुद्ध किरण को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। बिंगर, तुम्हारा आइस फीनिक्स तो जैसे मेरे लिए ही बना है। अभी कुछ देर पहले ही इसने मेरे शरीर के भीतर की ब्लड फायर को काफी हद तक दबा दिया था। शुई बिंगर ने अपनी सांसों को काबू में किया और पूछा, तो अब आगे क्या करना है? हुआंग यान के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वो थोड़ा और करीब आया और बोला, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। जब हमारी शक्तियां पहली बार में ही आपस में मिल सकती हैं तो बाकी का काम बस लगातार प्रैक्टिस और तालमेल बिठाने का है। आज से हर रात तुम मेरे कमरे में आओगी और हम अलोन प्रैक्टिस करेंगे। शुई बिंगर ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखों में थोड़ी घबराहट साफ दिख रही थी। तुम्हारे कमरे में? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? हुआंग यान ने शुई बिंगर को इस तरह असहज देखकर उसका मजाक उड़ाया। फिर उसने सीरियस होकर कहा,
मार्शल सोल फ्यूजन के लिए पूरी तरह से शांति और एब्सोल्यूट फोकस की जरूरत होती है। इसके अलावा एक दूसरे के सामने अपने दिल को पूरी तरह से खोलना पड़ता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर बहुत भीड़ होती है। अगर किसी ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया और सोल पावर का बैकफायर हो गया तो जान भी जा सकती है। शुई बिंगर ने अपने लाल होठों को चबाया और हुआंग यान की उस गहरी नजरों से बचते हुए कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया। रात होते ही शुई बिंगर एक ढीला ढाला आइस ब्लू लॉन्ग ड्रेस पहनकर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कमरे के अंदर आई। हुआंग यान ने बेड की तरफ इशारा किया और खुद पहले पैर मोड़कर बैठ गया। शुई बिंगर ने एक गहरी सांस ली, उसके सामने गई और वह भी वैसे ही बैठ गई। दिन में तो सिर्फ एक शुरुआती टेस्ट था, लेकिन आज रात हम डीप लेवल फ्यूजन करने जा रहे हैं। हुआंग यान ने उसे देखते हुए सीरियस आवाज में कहा, अपने दोनों हाथों को मेरे हाथों से जोड़ो। हमें अपनी सोल पावर को एक दूसरे के मेरिडियंस में प्रवाहित करके एक बिग साइकिल पूरा करना होगा। शुई बिंगर की आंखें झटके से खुली। मेरिडियंस फ्यूजन किसी भी सोल मास्टर के लिए उसके मेरिडियंस बेहद नाजुक और प्राइवेट होते हैं। किसी और की सोल पावर को अपने शरीर में घुसने देने का मतलब था अपनी जान पूरी तरह से दूसरे के हाथों में सौंप देना। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ कोई डिफेंस नहीं रखना है। हुआंग यान ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें यह ठीक नहीं लग रहा तो तुम अभी भी पीछे हट सकती हो। शुई बिंगर कुछ पल के लिए शांत रही, फिर बोली, जब मैंने हां कह दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और हुआंग यान की हथेलियों से सटा दिए। शुरू करो। अपनी आंखें बंद करो और अपने माइंड को बिल्कुल शांत छोड़ दो। हुआंग यान ने उसे गाइड किया। तभी एक गहरे लाल रंग की ब्लड फायर उसकी हथेलियों से निकलकर शुई बिंगर के शरीर में धीरे धीरे समाने लगी। शुई बिंगर का शरीर अचानक कांप उठा और उसके मुंह से एक कराह निकली, बहुत बहुत गर्म है। रेजिस्ट मत करो। अपनी आइस फीनिक्स की सोल पावर का इस्तेमाल करो और उसे गाइड करके चारों तरफ से घेर लो। हुआंग यान की आवाज में एक दिलासा था। शुई बिंगर ने अपने दांत भींचे और तुरंत अपने शरीर के भीतर की फीनिक्स आइस कोड एनर्जी को उस हिंसक ब्लड फायर का सामना करने के लिए भेज दिया। जब दो बेहद विरोधी ताकतें शुई बिंगर की नसों में आपस में टकराई तो उसने ठंडी आंख भरी। उसके माथे पर तुरंत पसीने की बूंदें आ गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। संभालो खुद को। इसे गाइड करो ताकि ये दूसरे मेरिडियन से होते हुए वापस मेरे शरीर में लौट आए और ये लूप पूरा हो सके। शुई बिंगर ने अपनी पूरी ताकत से सोल पावर को कंट्रोल किया। धीरे धीरे वो आग जिसे बर्फ की ठंडी ऊर्जा ने धोकर साफ कर दिया था, दूसरे हाथ के रास्ते वापस हुआंग यान के शरीर में बहने लगी। वापस आती हुई सोल पावर को महसूस करके हुआंग यान का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में एक सरप्राइज था। मेरी ईवल फायर की अशुद्धियां सच में साफ हो गई हैं। इस साइकिल को चालू रखो। ये ईवल फायर बहुत ज्यादा खतरनाक और हावी है। मेरी सोल पावर अब इसे दबा नहीं पा रही है। शुई बिंगर ने हाफते हुए कहा, अब ये मुझ पर छोड़ दो। हुआंग यान ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसके शरीर की भारी सोल पावर ने तुरंत लीड किया और शुई बिंगर की ठंडी ऊर्जा को साथ लेकर दोनों के शरीरों में तेजी से और आसानी से दौड़ने लगी। कमरे के अंदर एक लाल और एक नीली रोशनी आपस में चमक रही थी, जिससे उन दोनों के चेहरे कभी उजले तो कभी धुंधले दिखाई दे रहे थे। आखिरकार जब दोनों की सोल पावर पूरी तरह खत्म हो गई तब जाकर यह फ्यूजन रुका। शुई बिंगर पूरी तरह थक चुकी थी और जोर जोर से सांसें ले रही थी। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी और उसका वो आइस ब्लू ड्रेस उसके शरीर से चिपका हुआ था। तुम्हारी ये ईवल फायर सच में एक बॉटमलेस पिट जैसी है, उसने थकी हुई आवाज में कहा। हुआंग यान ने बस उसे देखा। मार्शल सोल एक्टिवेट, हुओ वू ने ऊंची आवाज में कहा। फेंग शाओटियान, पीछे मत हटना, इसे हमारी असली ताकत दिखा दो। हुओ वुशुआंग और फेंग शाओटियान ने भी अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। वन हॉर्न्ड फायर ड्रैगन और गेल ट्विन हेडेड वुल्फ मार्शल सोल्स एक साथ प्रकट हुए। उनके 4 स्पिरिट विंग्स येलो येलो पर्पल पर्पल लगातार चमक उठे। तीनों शीर्ष प्रतिभाओं की संयुक्त शक्ति का सामना करते हुए भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मेरे पैरों के नीचे पहले 3 स्पिरिट रिंग्स एक के बाद एक चमक उठे। अगले ही क्षण मेरे शरीर की डार्क रेड ब्लड फायर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। मेरी ऑरा कई गुना बढ़ गई और कुछ ही पलों में एक भयावह स्तर पर पहुंच गई। ये कैसी वृद्धि है? फेंग शाओटियान का चेहरा बदल गया। उसका आगे बढ़ता कदम रुक गया। हुओ वू ने दांत खींच लिए। डरने की जरूरत नहीं, हम 3 लोग हैं। क्या हम अकेले इससे हार जाएंगे? उसका 4th स्पिरिट रिंग चमक उठा। 4th सोल स्किल फायर डांस ब्लेजिंग सन। उसी समय हुओ वुशुआंग और फेंग शाओटियान ने भी अपनी सबसे शक्तिशाली सोल स्किल्स का प्रयोग किया। तीनों दिशाओं से विनाशकारी ऊर्जा मेरी ओर टूट पड़ी। मैं उनकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ उठाया। सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल ईवल फायर बर्न्स हेवन। मेरी डार्क रेड ईवल फायर एक विशाल अग्नि लहर में बदल गई। उसकी गर्मी मानो हर चीज को नष्ट कर सकती थी।
तीनों के संयुक्त हमले उससे टकराते ही ऐसे टूट गए जैसे उबलते पानी में बर्फ पिघल जाती है। वे 1 सेकंड भी नहीं टिक पाए। क्या? फेंग शाओतियान का चेहरा पीला पड़ गया। विशाल ब्लड फायर वेव बिना रुके उनकी ओर बढ़ती रही। अगले ही क्षण तीनों हवा में उछल गए और दसियों मीटर दूर जाकर गिरे। उनके मुंह से खून निकल पड़ा। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। शुई बिंगर अविश्वास से यह दृश्य देख रही थी। केवल एक हमले में 3 शीर्ष सोल मास्टर प्रतिभाएं हार गई थी। वे मेरे कपड़ों तक कुछ छू नहीं पाए थे। फेंग शाओतियान और हुओ वुशुआंग ने जल्दी ही अपनी हार स्वीकार कर ली। हुओ वू के होठों पर भी खून था। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इतनी बुरी तरह हार जाएंगे। शुई बिंगर तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे सहारा दिया। उसकी आंखों में चिंता थी। हुओ वू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। बिंगर, माफ करना। शुई बिंगर ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मेरा अपना निर्णय है। चिंगलुआन डोलुओ जोर से हंस पड़े। अच्छा, सचमुच मेरे योग्य शिष्य। फिर उन्होंने शुई बिंगर की ओर देखा। चलो लड़की, अब हमारे साथ स्पिरिट हॉल चलो, विवाह की तैयारी करनी है। रुको। हुआ वो लड़खड़ाते हुए मेरी ओर बढ़ी, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह अचानक मेरे बहुत करीब आ गई और उसका चेहरा मेरे गाल से टकरा गया। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। शुई बिंगर भी हैरान रह गई। हो वो का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी दृढ़ स्वर में कहा, ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस्ड सोल मास्टर अकेडमी एलीट टूर्नामेंट में हम तुम्हें जरूर हराएंगे। मैंने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इंतजार करूंगा। उम्मीद है तब तुम लोग मेरा थोड़ा सा भी ध्यान आकर्षित कर सकोगे। सच कहूं तो होवो के जल्दबाज और आवेगी स्वभाव ने मुझ पर कोई खास प्रभाव नहीं डाला था। मेरी बात खत्म होते ही चिंगलुआन डोलुओ हरे प्रकाश में बदल गए। उन्होंने मुझे और शुई बिंगर पर साथ लिया और आसमान की ओर उड़ गए। कुछ ही क्षणों में हम तीनों क्षितिज में गायब हो गए। स्पिरिट सिटी की ओर उड़ते समय मैंने अचानक कहा, टीचर, ये रास्ता मेरे गांव जियाकिन विलेज के पास से गुजरता है। मैं अपने माता पिता को भी स्पिरिट सिटी ले जाना चाहता हूं। चिंगलुआन डोलुओ ने सिर हिलाया। हरे प्रकाश की रेखा धीरे धीरे नीचे उतरी और मेरे घर के सामने आकर रुक गई। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही आंगन से किसी की नाराजी आवाज सुनाई दी। अंकल होंग, आप लोग सोटो सिटी से सिर्फ इतना सामान लेकर आए हैं। मेरे टीचर ने कहा है कि मेरे मार्शल सोल को बहुत अच्छे भोजन की जरूरत है। इतने पैसों में तो मेरा खाना भी नहीं चलेगा। मैं एकदम रुक गया। यह आवाज मां होंगजुन की थी। वह मेरे घर में क्या कर रहा था? हम दोनों के पास ईवल फायर फीनिक्स मार्शल सोल था, इसलिए केवल एक दीवार के पास से ही मैं उसके शरीर से निकलती ईवल फायर की अस्थिर ऑरा को महसूस कर सकता था। लेकिन मेरी अल्टीमेट ईवल फायर की तुलना में उसकी शक्ति बेहद अशुद्ध और अव्यवस्थित थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी समय नियंत्रण खो सकती हो। उस ऑरा में केवल निम्न स्तर की इच्छाएं और अव्यवस्थित लालसा भरी हुई थी।